और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि नैन्सी को तू अपना ले। सूरज ने रमेसर काका के हाँ में हाँ तो मिलाई पर कहा कि बाबूजी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूंगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है उस शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भान है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में परिणत हो जाती है। जी हाँ, परिणीता बनने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ। ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ ये था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15-20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका अता पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया था कि वे आतंकी भें चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले एक हिरणी की तरह कुलाछे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने, रमेसर काका ने उसे बहुत समझाया पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब नहीं रहा। क्योंकि वह एक दिन रमेसर काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सूरज नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म पर एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। रमेसर काका ने इसे नैन्सी का सूरज के प्रति दीवानगी, पागलपन समझा और बस उसे सांत्वना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब नैन्सी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन सुबह जब रमेसर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई थी। नैन्सी के जाने के लगभग 14-15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेसर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता, नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था अपितु कितनों को मार गिराया था और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी यह लीला समाप्त कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे ससम्मान रमेसर काका को सौंप दिए थे। नैन्सी के चले जाने से केवल रमेसर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण, सात्विक, मनोरम परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। काफी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे पर उसे एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेसर काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और रमेसर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज ने। वह सुमधुर आवाज किसी और की नहीं अपितु नैन्सी की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी, डरिए नहीं, मैं नैन्सी। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रमेसर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर से बाहर निकले ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाए आवाज में कहा कि वह लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है, ऐसा क्या हुआ है कि रमेसर काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा, महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि नैन्सी तो मर चुकी थी, वह कैसे आ सकती है। अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज लगाई पर अब तो पायल की आवाज भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेसर काका का पूरा घर छान मारा पर उसे नैन्सी कहीं नहीं मिली।
अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे, तो क्या नैन्सी की आत्मा। खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़ बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला आवाज गूंजने लगी, हाँ, मैं नैन्सी हूँ नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रमेसर काका को सौंप नहीं देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गाँव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गाँव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज समाप्त होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी।